Hello student, I welcome you in class 12 physics electrostatics lecture number 14। बच्चों इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इसमें ढेर सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो पेन एंड पेपर उठा लीजिए आप लोग, इस लेक्चर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। और एक चीज़ बच्चों याद दिला दूं आपको कि हमेशा मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी कोई लेक्चर देखेंगे आप सेल्फ रिटेन नोट्स फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। यानी लेक्चर को देखते जाइए, 15 मिनट्स 20 मिनट्स देखिए, फिर उसका नोट्स बनाइए एंड देन 15 मिनट्स 20 मिनट्स बनाइए और उसका लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाइए, क्योंकि सेल्फ रिटेन नोट्स हमेशा बहुत ही कारगर होता है। आप एट द सेम टाइम सीख रहे होते हैं चीज़ों को कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, कैसे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, हर स्टेप को आप समझ रहे होते हैं। ठीक, एट द सेम टाइम मैं एक चीज़ और भी कहूँगा कि जिस भी थंबनेल पर आपको लिखा होगा कि डीपीपी नंबर ये या डीपीपी नंबर 2, 3 जो भी लिखा होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डीपीपी को डाउनलोड करके उसको सॉल्व जरूर करें। जो क्वेश्चन नहीं आता आपसे उसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज प्रवीण पांडे एंड यू आर वॉचिंग फियरलेस फिजिक्स एट पिनाकल टेक्नो स्कूल। शुरू करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक हम लोग उठाते हैं इसमें एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर देखो बच्चों, समझना है यहां पर कि सपोज करो ये कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस, इट्स ए प्लेन सरफेस जिसकी एरिया है सपोज करिए ए। इस सरफेस की एरिया दी गई है ए। ठीक है, तो हम एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड इस सरफेस के एरिया के बराबर होगा। एक ऐसा वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड इस एरिया के इक्वल होगा और डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा। दैट वेक्टर इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। क्लियर है? इट्स ए डिफाइंड वेक्टर। इसका ये मतलब नहीं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं अपने मन से एक वेक्टर डिफाइन कर रहा हूं, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, अब बात होती है कि परपेंडिकुलर तो दो होंगे, इस सरफेस के ऊपर की तरफ एक परपेंडिकुलर होगा और एक नीचे की तरफ भी परपेंडिकुलर होगा, तो कौन सा लेंगे? तो याद रखिए हम लोग पॉजिटिव नॉर्मल की बात करते हैं। पॉजिटिव नॉर्मल मतलब अगर मेरी ये हथेली है और मैं ऊपर से देख रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, तो मेरी ओर होना चाहिए, परपेंडिकुलर मेरी ओर होना चाहिए। और इसी हथेली को अगर मैं नीचे से देख रहा हूँ तो परपेंडिकुलर मेरी ओर नीचे की ओर होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव नॉर्मल। क्लियर है? सो ये ध्यान में रखना है। सो आई एम टेकिंग, सपोज करो आप ऊपर से देख रहे हो तो एक यहाँ पर आप लोग ले लीजिए, क्या वेक्टर ले लीजिए, और एक ऐसा वेक्टर लेंगे जिस वेक्टर की लेंथ का मैग्नीट्यूड इसके एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, एंड दैट इज डिनोटेड बाय द ए वेक्टर। क्लियर? इसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। यानी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में, अ वेक्टर perpendicular to a surface, perpendicular to a surface whose magnitude is equal to the area of surface, equal to the area of surface, and direction is positive normal. Positive normal to the surface is called एरिया वेक्टर। क्लियर हो रहा है? ये जो मैंने वेक्टर डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। अब एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर नोट कर लीजिए
ये मैंने एक वेक्टर डिफाइन किया है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एरिया हमेशा से कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? सो एरिया इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ये साफ साफ मैं लिख दे रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो ये चीज हो गई। इसका चूंकि आगे में यूज आएगा इसलिए हमने आपको यहां पर इसकी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा जाए बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है एक्चुअल में। ठीक है बच्चों, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। अब यहां पर किस चीज के फ्लो की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक्चुअल मीनिंग इसका समझिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी है जो मेजर करती है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी दिए गए सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितनी लाइंस पास हो रही हैं। क्लियर हो रहा है? मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस से के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजरने वाले फील्ड लाइंस की संख्या कितनी है, मतलब उसका रिलेटिव मेजरमेंट करता है। ठीक, मैं पहले एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं फिर आपको इसको समझाता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी इसको इससे लिखा जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with a surface in electric field measures the number of electric field lines normal to the surface, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या मेजर करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किधर की तरफ पास होने वाली, नॉर्मल टू द सरफेस, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजरने वाली लाइंस को मेजर करता है। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, यहां पर फिगर में बना देता हूं, चलो यहीं पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हमने सरफेस ले लिया, ठीक, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये लाइंस पास हो रही हैं। सपोज परपेंडिकुलर, ऑलरेडी ये लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। ये कौन सी लाइंस है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इंटेंसिटी इसकी कितनी है? ए है। और ये जो सरफेस एरिया दे रखा है, इस सरफेस एरिया की वैल्यू है ए। ठीक, तो देखिए मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि इस लाइन से कितनी, इस सरफेस एरिया से कितने ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो रही हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको मेजर करता है कौन? फ्लक्स मेजर करता है। यानी बेसिकली फ्लक्स मेजर्स द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर?
यानी फील्ड लाइंस की डेंसिटी को मेजर करता है कि फील्ड लाइंस उस एरिया से गुजरने वाली फील्ड लाइंस ज़्यादा है या कम है। एक्चुअली एग्जैक्ट नंबर को नहीं मेजर कर सकता, क्योंकि फील्ड लाइंस तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएटेड है, हमको जितना मर्जी उतना ज़्यादा हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए एक बात हमने पढ़ा हुआ है, N/S या N/A, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर यूनिट एरिया से फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगे। ये हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। दैट इम्प्लॉइज N प्रोपोर्शनल टू E इंटू A, N प्रोपोर्शनल टू EA हो गया। अब N क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गुजरने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन को ही मेजर करता है कौन? फ्लक्स। यानी फ्लक्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस N के, ठीक। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू, सिंस फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू N, हेंस फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू क्या? E इंटू A। क्लियर हो रहा है यहां पर? अब देखिए आगे हम क्या लिख रहे हैं इसको, सुनिए बच्चों। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू, वहां पर कोई कांस्टेंट लेंगे, मान लिया हमने कांस्टेंट K ले लिया, तो K इंटू E इंटू A, बट K की वैल्यू हम लोग यहां पर लेते हैं 1, ठीक है। हेंस फाई इक्वल टू E इंटू A। दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से पास होने वाला ये फ्लक्स है। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए अब सुनिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए E को जब आप बढ़ाएंगे तो ये लाइंस पास हो जाएंगी, यानी लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उतनी ही एरिया से पास होने वाली लाइन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और संख्या ज़्यादा होने का मतलब फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि E का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, ज़्यादा फील्ड लाइंस पास करेंगे। अगर एरिया भी आप बड़ा लेते हैं, जैसे जितना बड़ा एरिया लेंगे नंबर ऑफ लाइंस उसमें से उतनी ज़्यादा होगी, यानी फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा एरिया के ऊपर भी। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है सीधे सीधे, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस विल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज वेल एज ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और स्ट्रक्चर लेते हैं हम लोग। सपोज करो कि बच्चों ये एक सरफेस हो गया, ठीक। इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल थे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड था उधर ही एरिया वेक्टर था, परपेंडिकुलर ही, ठीक। लेकिन यहां पर मैं देखिए क्या कर रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पर एक सरफेस दिया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पर प्लेन सरफेस दिया गया है, ठीक, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं। हमने ले लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है इट्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमने एज्यूम कर ली E, ठीक है ना। अब अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर देखना चाहोगे बच्चों, तो एरिया वेक्टर किधर होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर की ओर होगा, जो कि E के पैरेलल नहीं होगा, ठीक। तो एरिया वेक्टर बना देते हैं, चलिए ये हमने बना दिया एरिया वेक्टर DA, A कह लो, A। इस सरफेस की एरिया कितनी है? A है, ठीक। अब चलो इस सरफेस का नाम मैं रख देता हूं S1, ये सरफेस का नाम रख दिया मैं S1। अब मुझे निकालना है सरफेस S1 से फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है, क्लियर। तो सरफेस S1 से फ्लक्स थ्रू द सरफेस S1
अब यहां पर क्या था कि सरफेस पर ऑलरेडी परपेंडिकुलर था फील्ड लाइन, तो फॉर्मूला आया फाई इक्वल टू ई ए। यहां पर हम फाई इक्वल टू ई ए नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल नहीं है, मतलब फील्ड लाइंस फ्लक्स उसके परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर्स नहीं है। ठीक, तो देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूं, एक ब्लैक कलर का ये जो मैंने सरफेस बनाया है, देखिएगा एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये वाला डॉटेड लाइन से, ये वाला, ये जो सरफेस मैं दिखा रहा हूं नीचे वाला ये डॉटेड, ये सरफेस का नाम मैंने रख दिया S2 और इसकी एरिया मान ली मैंने कितनी, A डैश, जो कि इस वाले सरफेस का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन थीटा एंगल पर प्रोजेक्शन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इस A डैश की वैल्यू होगी कितनी, इस A डैश की वैल्यू कितनी होगी? अगर इसकी एरिया A है तो इसकी एरिया हो जाएगी A cos थीटा, दिस इज A cos थीटा। क्लियर हो रहा है? अब आप ध्यान दीजिए, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाले पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस वाले पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E था, बट जो पहले आपको सरफेस S1 दिया है, सरफेस S1 पर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, सरफेस S2 पर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, और एक चीज और, दोनों सरफेस से पास होने वाला नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम है। जितनी लाइंस S1 से पास हो रही हैं उतनी ही लाइंस S2 से पास हो रही हैं, और S2 वाले में फील्ड लाइंस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू S1 इक्वल टू फ्लक्स थ्रू S2। क्लियर है? दैट इंप्लॉइज फ्लक्स थ्रू S1 इक्वल टू फ्लक्स थ्रू S1 इक्वल टू, यानी इस वाले सरफेस से, इंक्लाइंड वाले सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी E इंटू एरिया। तो क्या हो जाएगा, E I इंटू एरिया, एरिया की जगह पे रखेंगे A डैश। क्लियर हो रहा है? दैट इंप्लॉइज E इंटू A डैश की जगह पे रखेंगे A cos थीटा। इंप्लॉइज दैट बच्चों क्या आ रहा है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस फाई इक्वल टू E A cos थीटा, E A cos थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये चीज हो गया। तो किसी भी इंक्लाइन सरफेस से फ्लक्स कैसे निकालेंगे पता चल गया, E A cos थीटा, जिसमें थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर A। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और वेक्टर A क्या है, एरिया वेक्टर है, पॉजिटिव नॉर्मल की ओर होना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, इतना नोट कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे आपको एक एक बात समझाते हुए। चले, तो अब देखो बच्चों, जो फ्लक्स का वैल्यू आया है फाई इक्वल टू E A cos थीटा, इसको एक दूसरे टर्म में हम लोग लिखा जाए, फाई इक्वल्स टू E इंटू 1 इंटू cos थीटा इंटू A। दैट इंप्लाइज फाई विल बी इक्वल्स टू E इंटू 1 इंटू cos थीटा। देखिए क्या लिख सकते हैं, आप पढ़े होंगे A B cos थीटा इक्वल टू आता है A डॉट B, 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट में A डॉट B। अगर B का मैग्नीट्यूड मान लो 1 है तो हम लिख सकते हैं A इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं, A इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि A डॉट B कैप, A डॉट B कैप, A इंटू 1 इंटू कॉस थीटा को A डॉट B कैप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम E इंटू 1 इंटू कॉस थीटा को लिख दे रहे हैं E डॉट N कैप, E डॉट N कैप इंटू A। ये आया फॉर्मूला किस चीज का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। एक बात समझिए बच्चों, यही एक्चुअल तरीका होता है
जिसमें ये बता दिया जाएगा आपको कि एन कैप क्या है। इट्स ए यूनिट वेक्टर along positive normal to the surface, positive normal to the surface। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर में, क्योंकि a तो एक स्केलर नंबर है और किसी भी स्केलर को आप यहां पर ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो अगर इस a से n कैप में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बनेगा? एक ऐसा वेक्टर बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड a होगा, a के बराबर होगा और डायरेक्शन पॉजिटिव नॉर्मल टू द सरफेस होगा। इसी नए वेक्टर को हम लोग नाम दे देते हैं एरिया वेक्टर। ठीक, हालांकि कोई जरूरत नहीं है थी, हम लोग केवल इतना ही फॉर्मूला छोड़ देते और एरिया वेक्टर नाम के कॉन्सेप्ट को डालने की ही जरूरत नहीं थी। ठीक, बट मैक्सिमम बुक्स में दिया रहता है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को समझा दिया। तो उसकी कोई खास जरूरत नहीं होती है, मेन तरीका ये है। बट बुक्स में इस चीज़ को इस तरीके से लिखा जाता है, फाई इक्वल टू ई डॉट एन, ए इंटू एन कैप को लिख दिया जाता है वेक्टर ए। तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी फॉर्मूला क्रिएट हो गया। यानी आप एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर ये कोई सरफेस है, इस सरफेस की एरिया सपोज ए है और इसका एरिया वेक्टर हो गया इधर की तरफ, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलरली, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ई, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ई डॉट ए, सिंपली ई ए कॉस थीटा। यहां पर जो लिखा मैंने ई ए कॉस थीटा, ये याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ई डॉट ए आ गया फॉर्मूला। अब मान लीजिए कि ये सरफेस, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, इसमें हर जगह मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है। अगर सपोज करो कि इसके डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट हो, यानी ई वेरिएबल हो जाए, उस केस में हम क्या करते हैं, कैसे फ्लक्स निकालेंगे? छोटा छोटा एरिया लेंगे, क्योंकि हर एक छोटे छोटे एरिया के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए, उसके एवरी पॉइंट पर ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होगी। तो स्मॉल एलिमेंट के लिए हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। तो हर एक छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट पर निकालेंगे और एक साथ उसको ऐड कर देंगे। कहने का मतलब क्या, एक छोटे से एलिमेंट पर आप फ्लक्स निकाल के पूरे सरफेस पे उसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। अगर ई वेरिएबल है तो एक चीज, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन के द्वारा निकालेंगे। एक और भी चीज, मान लो एवरी पॉइंट पर ई का वैल्यू सेम है, ई का वैल्यू सेम है, ठीक ना? और जब ई का वैल्यू सेम है लेकिन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बार बार बदल रहा है, सपोज करिए इरेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस कोई, तो एरिया वेक्टर बदलेगा वहां पर। तो उस केस में भी हर एक छोटे छोटे एलिमेंट का निकाल करके अलग से ऐड करेंगे, या कहिए तो किसी एक एलिमेंट पर फ्लक्स निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द सरफेस। यानी किसी भी सूरत में या तो ई वेरिएबल हो या तो ए वेरिएबल हो, किसी एक एलिमेंट का फ्लक्स फाइंड आउट करके पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी इसमें हम लिख रहे हैं कि इफ इन केस ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, इन केस ऑफ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और इरेगुलर सरफेस फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट टी ए। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक और भी चीज, अगर कोई क्लोज सरफेस है, सपोज करो ये कोई क्लोज्ड सरफेस है, बंद है, जैसे स्फीयर है, और इस क्लोज सरफेस में फ्लक्स एंटर कर रहा है, ठीक,
और फ्लक्स एग्जिट भी कर रहा है, मान लो इस तरीके से, तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सरफेस को एक दूसरे सिंबल से डिनोट करते हैं, वो सिंबल दिखा देता हूं मैं। नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज्ड सरफेस, फाई इक्वल टू, आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए लिखते थे। अभी भी वैसा होगा, बस सिंबल में यहां पर एक क्लोज सरफेस दिखा देंगे कि ये क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा ओवर द सरफेस, ठीक। दिस इज द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। समझ में आ रहा है, सारी बातें क्लियर है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और सारा नोट कर डालिए एक बार जल्दी से। चले अब देखो बच्चों, यहां पर मैं एक बात और बता रहा हूं, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में जो फ्लक्स एंट्री करता है, मान लो वो फ्लक्स φ1 है, φ1, और जो एग्जिट कर रहा है फ्लक्स, उस फ्लक्स को नाम दे रहा हूं मैं φ2। एंटरिंग फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाता है। क्यों नेगेटिव लेते हैं मैं बता रहा हूं। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है तो इसका, इस वाले पार्ट का एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा। एरिया, क्योंकि मैंने बताया आपको पॉजिटिव नॉर्मल, जिधर से मैं देख रहा हूं उधर की ओर, तो एरिया वेक्टर बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, तो उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर निगेटिव, या आप सिंपली कह सकते हैं मोर देन 90 डिग्री होगा, क्लियर सा बात है, तो निगेटिव फ्लक्स आएगा। और उस वाले इधर वाले केस में क्या हो रहा है, अगर आप बाहर इधर से देखिए, इधर से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ आ रही है और मैं भी इधर ही से देख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएंगे, तो पॉजिटिव बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात। तो आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव होता है और एंटरिंग फ्लक्स निगेटिव होता है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि entering flux in a closed surface, in a closed surface is negative and outgoing flux इज पॉजिटिव, ठीक। फाई नेट, अगर जब भी हमको फाइंड आउट करना होगा कि इसमें नेट फ्लक्स कितना है, जैसे मान लो φ1 आपका एंटरिंग है और आउटगोइंग है φ2, तो हम क्या करेंगे, फाई नेट इक्वल टू लिखेंगे φ1 माइनस φ2, नहीं लिखेंगे φ1 माइनस φ2 ना लिख करके क्या लिखेंगे, φ1 प्लस φ2, क्योंकि φ1 अपने आप में साइन रखता है और φ2 अपना साइन रखता है। तो एंटरिंग फ्लक्स, और यानी ऐसा कुछ नहीं कर देंगे कि φ2 माइनस φ1 या φ1 माइनस φ2, ऐसा कुछ भी नहीं। आप क्या करेंगे, सीधे सीधे दोनों को ऐड करेंगे, दोनों में अपने साथ वो अपना अपना साइन रखते हैं। क्लियर है, तो ये चीज हो गई। चलिए अगली बात देखते हैं बच्चों कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट्स ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों, सिंपली ये किसको मेजर करता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नंबर्स को मेजर करता है, और नंबर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। अच्छा बच्चों, एक बार 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 मैं बोल रहा हूँ नंबर, तो नंबर का मतलब ये मत समझना कि फ्लक्स ये बताएगा कि इसका 10 लाइनें पास हो रही हैं, 20 लाइनें पास हो रही हैं, नहीं। अगर कहा जाए कि φ1 ग्रेटर देन φ2, मतलब पहले वाले सरफेस से ज़्यादा लाइंस पास हो रही हैं, दूसरे वाले से कम लाइंस पास हो रही हैं, बस ये रिलेटिव मेजरमेंट करता है। अगर हम ये कहेंगे कि φ1 इज इक्वल टू 2φ2, इसका मतलब ये हुआ कि पहले सरफेस से गुजरने वाली परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं
दूसरे वाले सरफेस के गुजरने वाले परपेंडिकुलर लाइंस का डबल है। एग्जैक्टली कितना है ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज बच्चों, नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इसका यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा E इंटू ए। ई का क्या होता है बच्चों, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें, डायमेंशन, तो डायमेंशन कितना आएगा, m न्यूटन का होता है, सॉरी न्यूटन का हो जाएगा mLt माइनस 2, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर बाई कूलम, Q का होता है AT। सो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, डायमेंशन ऑफ फ्लक्स इक्वल्स टू ml क्यूब ml पावर 3 t पावर माइनस 3 a पावर माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा सारा कुछ? तो जल्दी से इतना सारा कुछ नोट कर डालिए, ठीक। एक दो क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड हम लोग अभी। चलिए शुरू करते हैं, एक क्वेश्चन करा जाए। चलिए बच्चों, ये ना एक स्फीयर बन गया, ये एक स्फीयर लिया मैंने, इसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया प्लस Q। इसका रेडियस जो है, मान लो इसका रेडियस है R, स्फीयर का, इट्स ए स्फीयर, स्फीयर, ठीक। क्या पूछ रहा है, इससे तो फील्ड लाइंस निकलेंगी बाहर की तरफ, तो जो भी फ्लक्स होगा सबका सब आउटगोइंग फ्लक्स होगा। यहाँ पर इस सरफेस से अगर फ्लक्स पूछा जाए, आउटगोइंग फ्लक्स होगा, ठीक। तो आउटगोइंग फ्लक्स होगा तो यानी फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, ये श्योर सी बात है, ठीक। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द नेट फ्लक्स passing through spherical surface। ओके, क्लियर है? चलो सॉल्व किया है, सॉल्यूशन देखिए बच्चों। एक चीज बड़ी सी क्लियर सा है कि इसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण, ओके क्लियर है। चलो सॉल्व किया है, सॉल्यूशन देखिए बच्चों। एक चीज बड़ी सी क्लियर सा है कि इसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होंगी। रेडियली आउटवर्ड, अब देखो बच्चों, हम यहां एक पॉइंट लेते हैं, ठीक। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सपोज इट्स वैल्यू इज E। तो इसके कारण प्लस Q के कारण R डिस्टेंस वाले पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, E बराबर होगी KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर। सिंपल सा। अच्छा, इस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एलिमेंट में ले रहा हूं, छोटा सा एलिमेंट, ये एलिमेंट, ठीक, छोटा सा एरिया ले रहा हूं, समझ में आ रहा है? छोटा सा ये जो एलिमेंट लोगे, इस एलिमेंट का एरिया मान लिया है DA। कितना है एरिया? DA है। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन जो होगा परपेंडिकुलर होगा, सिंपल सा बात है। और स्फीयर का परपेंडिकुलर कौन होता है? उसकी रेडियस होती है, तो अलोंग द रेडियस ही होगा, यानी DA का डायरेक्शन E के पैरेलल हो जाएगा, E के पैरेलल हो जाएगा। तो इस स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट d phi इक्वल टू
क्या बनेगा, ई डॉट डी ए, और वो आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री, ई कॉस 0 डिग्री। तो डी फाई इक्वल्स टू हो गया, डी फाई इक्वल्स टू कितना, ई इंटू डी ए। अब एक बात समझो बच्चों, ये स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स निकल गया, पूरे सरफेस से निकलने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो इसमें से देखेंगे कि इंटीग्रेशन के अंदर कौन रहेगा और बाहर कौन रहेगा, क्योंकि जो वेरिएबल होगा वो अंदर होगा और जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा। इस सरफेस के अलग अलग पॉइंट पर जब जाएंगे तो हम इस एरिया जो ले रहे हैं वो एरिया बड़ा और छोटा ले सकते हैं, तो डी ए वेरिएबल हो गया, ठीक, स्मॉल एलिमेंट। लेकिन उसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि ये तो ई मैग्नीट्यूड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो चूंकि इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, इसलिए ई का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होगा स्फीयर के। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लेंगे। सो नेट फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विल बी इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। क्लियर सा बात है। एंड दैट इंप्लाइज, आगे मैं इसको मिटा देता हूं, यहां आप लिख सकते हैं बच्चों, चलिए क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल्स टू ई इंटू एरिया। ये एरिया क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। अब वैल्यू पुट किया जाए, फाई इक्वल टू ई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यही है के क्यू बाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया का वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ द स्फीयर। दिस 4 पाई विल कैंसल विथ 4 पाई एंड आर स्क्वायर विल कैंसल विथ आर स्क्वायर, हेंस फाई इक्वल टू आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा ध्यान दो बच्चों, इस Q के कारण इस सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का से गुजरने वाला फ्लक्स का वैल्यू आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या कि अगर हम थोड़ा बड़ा रेडियस का भी अगर एक स्फीयर लेते और उसके सेंटर पर यह चार्ज रखा होता, तब भी फ्लक्स का वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही आता। समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे एक बात और भी सीखा जाए बच्चों। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते थे कि पहले वाले स्फीयर से, जैसे नंबर 1 और ये नंबर 2, स्फीयर नंबर 1 से जितनी लाइंस पास हो रही हैं, स्फीयर नंबर 2 से भी उतनी ही लाइंस पास हो रही हैं, और फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सीधा सा बात है। तो क्या है बच्चों कि जितनी लाइंस S1 से पास हो रही हैं उतनी लाइंस S2 से पास हो रही है, यानी दोनों से फ्लक्स की वैल्यू सेम है। क्लियर सा बात है। आगे अब हम लोग एक चीज और भी पढ़ेंगे कि जैसे ये स्फीयर था, स्फीयर के सेंटर पर चार्ज Q था, तो इस स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स का वैल्यू आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अगर इस चार्ज को सेंटर से हटा के मैं कहीं और रख दूं, जैसे यहां पे रख दूं, यहां पे कहीं रख दूं, तब भी फ्लक्स की वैल्यू यही आएगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिराइवेशन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आप एक तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि अभी भी नंबर ऑफ लाइंस उतनी ही पास होंगी जितनी पहले पास हो रही थी। इस सरफेस से अभी भी उतनी ही लाइंस गुजरेंगी जितनी यहां से गुजर रही थी। बात समझ आ रहा है। एक और भी चीज पढ़ेंगे हम कि अगर यहां पर चार्ज Q है और कोई इरेगुलर सरफेस ले, ऐसा इरेगुलर जो इसको क्लोज कर रहा है, तो इस वाले सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि इस वाले सरफेस से भी नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू अभी भी सेम है। क्लियर हो रहा है। और यही तो है गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। क्लियर है। आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे इसमें एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। चलो एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं
कह रहा है कि इट इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड इट इज जेड एक्सिस, इट इज ओरिजिन। और बच्चों ये कोई सरफेस है एंड दिस सरफेस इट इज पैरेलल टू वाई जेड। ये जो सरफेस है, ये सरफेस वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, क्लियर, और पास हो रहा है इस जगह से x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए से पास हो रहा है। इसकी साइज अगर ली जाए तो क्या ले लिया जाए, ये जगह है x इक्वल टू ए और इसका लेंथ है, हाइट है h और ये है l, ऐसे ले लिया जाए l और ये है h। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर की तरफ दी गई है E, इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू है E इक्वल्स टू ए एक्स वाई आई कैप पहला, या जे कैप ले लो, जे कैप। दूसरा बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू ए एक्स वाई आई कैप, आई कैप। दो क्वेश्चन बन रहा है यहां पे। Find the flux through the surface. Find the flux through the surface. इस सरफेस से एसोसिएट होने वाला फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, एक बात ध्यान से देखना, याद रखना, ये वाई जेड के पैरेलल है तो इसके एवरी एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एवरी पॉइंट का, इस प्लेन के एवरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस से ऊपर उठेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों वेरिएबल हो जाएंगे क्योंकि इसमें वाई वेरी करेगा। एक्स तो कांस्टेंट रहेगा बट वाई वेरी करेगा, यानी ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है और ये इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होगा। ठीक, सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में सबसे नंबर 1 पर, सॉल्यूशन पहला नंबर, पहला में सुनिए के बच्चों, जो पहला वाला है ये, इसका डायरेक्शन किधर है, इसका डायरेक्शन है वाई एक्सिस में, और अगर इसका कोई एरिया वेक्टर लेंगे तो वो डायरेक्शन किधर आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, क्योंकि जैसे फील्ड लाइन, जो भी फील्ड है ई है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर या तो प्लस एक्सिस होगा या तो माइनस एक्सिस होगा, आई कैप का डायरेक्शन होगा या तो माइनस आई कैप का होगा, और ये किधर है, जे कैप है, तो ई डॉट ए करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होते ही फ्लक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो पहले वाले केस में फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट ए, जब करोगे तो ई का वैल्यू कितना लिखोगे, ए एक्स वाई जे कैप डॉट, जे कैप डॉट, एरिया को लिखोगे ए आई कैप, या तो प्लस आई कैप या तो माइनस आई कैप, उससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है। हालांकि इधर से जा रहा है तो एरिया वेक्टर हम लोग उधर ही लेंगे, सिंगल सरफेस में ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है ना। इधर की तरफ जा रहा है तो हम लोग इधर से देखेंगे, पॉजिटिव जे कैप लेंगे, क्लियर है। सो जे कैप और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0, तो फाई इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन हो गया।
दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरे वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आई कैप में ही है और एरिया वेक्टर भी आई कैप में ही है, दोनों का डायरेक्शन पैरेलल हो गया, अब तो फ्लक्स पास होगा। बट एवरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कितना, एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेम, ठीक, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा। तो आपको एक ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसके एवरी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो, सेम हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से बॉटम से वाई हाइट पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लिया जाए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जिसकी थिकनेस हो कितनी, dy, ठीक। तो उसका उस स्मॉल स्ट्रिप से पास होने वाला फ्लक्स d5 विल बी इक्वल टू E डॉट dA, E डॉट dA। तो E का वैल्यू कितना है उस प्लेन के लिए, E का वैल्यू हो जाएगा AXY आई कैप, AX, और X कोऑर्डिनेट कितना है, यहां से ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, X इक्वल टू A पर, तो कैपिटल A स्मॉल है, और Y आई कैप डॉट एरिया वेक्टर कितना बनेगा, एरिया वेक्टर इसकी एरिया जो आएगी वो होगी L इंटू डी वाई, L इंटू डी वाई आई कैप। क्लियर हो रहा है। अब I डॉट I की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। सो द डी फाई इक्वल्स टू A स्मॉल a L इंटू वाई डी वाई, ये बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। तो जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो बाहर रहेगा, ये सब कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के अंदर होगा, तो इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो फाई थ्रू द होल सरफेस इक्वल टू AL इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y, y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, अभी इसका वेरिएशन देखना पड़ेगा। y की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी h, तो इट विल बी फ्रॉम 0 टू h, दिस इज इक्वल टू सॉरी इंटू y dy की वैल्यू होगी y स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू h। दैट इम्प्लॉइज यू विल गेट फाई इक्वल टू AL इंटू h square divided by 2. This is the phi, this is the flux passing through the surface. क्लियर हो रहा है, एनी डाउट? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, चलिए इतना काफ़ी है, बाकी आप सिंपल क्वेश्चंस इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल, देखिए सॉलिड एंगल क्या है। हालांकि इस टॉपिक को मैंने 11th क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पर। सपोज करो कि ये कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस है, ठीक। अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के जो किनारे वाले पॉइंट्स हैं, जिसको एक्सट्रीमिटी पॉइंट कह सकते हो, किनारे वाले पर, तो वो कितने हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। उन सारे किनारे वाले पॉइंट को उठा करके अगर मैं किसी पॉइंट O से मैच करा दूं, मिला दूं, ऐसे मैंने मिला दिया, ऐसे मिला दिया, तो ये इनफाइनाइट लाइंस हो गए ना। इसके किनारों से जाने वाली इनफाइनाइट लाइंस जाकर के पॉइंट O पे मिल रही हैं, ठीक। तो ये जो सरफेस है, इसके पॉइंट O पर ये सारे लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। छोटा एंगल है तो डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा होगा तो ओमेगा से, बड़ा होगा तो ओमेगा से, छोटा एंगल होगा तो डी ओमेगा से। दिस इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है, 2 लाइंस के बीच में होता है, 2 लाइंस के बीच में, और यहाँ क्या हो गया, इनफाइनाइट लाइंस। तो एंगल का ही एक स्पेशल केस है, कौन सा, सॉलिड एंगल, ठीक है, यानी उसी का जनरलाइज्ड फॉर्म है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
ये बन गया सॉलिड एंगल डी ओमेगा। इस डी ओमेगा को मेजर कैसे करते हैं अब ये पढ़ना है हमें, ठीक, हाउ टू मेजर द सॉलिड एंगल। ये सरफेस की एरिया कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन ओ को सेंटर मान करके एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, स्फीयर। तो सपोज हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया ऐसा, ठीक, स्फीयर का एरिया यहां से लेके यहां तक, ध्यान देना ये सारी जो लाइंस है स्फीयर की इस एरिया को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। ये फिगर कैसा होगा 3D में मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके का होगा, ये आप समझ सकते हैं। ये जो बना हुआ है ये क्या है, बेसिकली ये एक कोन है, सॉरी क्या बोलते हैं, आइसक्रीम आप देखे होंगे तो इस तरीके का होगा, आइसक्रीम जो होता है ना स्कूप, तो ऐसा। ये जो हो गया इसकी एरिया मान लीजिए हो गई DA। ये किसका एरिया है, जो स्फीयर आपने ड्रॉ किया ना उस स्फीयर का कटा हुआ एरिया है, उस स्फीयर का कटा हुआ एरिया, ठीक। और ये सारी लाइंस जा करके यहां पे मिल रही हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, ठीक है। इसकी रेडियस हमने एज्यूम कर ली कितनी है, कैपिटल आर, मान लो जो भी है कैपिटल आर, ठीक। सो दिस डी ओमेगा इज इक्वल्स टू, ये ओमेगा बराबर होता है किसके, दिस DA डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये डी ओमेगा इज इक्वल टू DA अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। सब लोग समझ रहे हैं इसको। एक बात याद रखना, इस डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है ड्रॉ किए गए स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर रेडियस बड़ा लोगे तो इंटरसेक्ट होने वाला पार्ट भी बड़ा हो जाएगा और वो हमेशा उनका रेशियो कांस्टेंट ही आता है, सेम आता है। यानी दिस डी ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस आर पे इंडिपेंडेंट होता है। अब चलिए, तो हम कोई भी स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब एक बात समझो बच्चों कि जब इसमें क्या है, ये DA कौन सा, DA के बारे में थोड़ा खास रूप से समझना पड़ेगा। ये जो है DA, ये DA है, ये देखते रहिए, ये मेरा पेन चल रहा है। इसमें जो लाइंस O से जा रही हैं, जितनी भी लाइंस जा रही हैं सबकी सब 90 डिग्री पे गिरेंगी, इस पे 90 डिग्री बना रही हैं। तो ये सारे डिस्टेंस है R और 90 पर सरफेस से 90 डिग्री बना रही है, क्लियर। बट अगर मैं सरफेस छोटा लूं, काफी छोटा सरफेस लूं, तो उस केस में अगर ये सारी की सारी लाइंस परपेंडिकुलर ना हो, केवल बीच वाली लाइन परपेंडिकुलर हो, केवल बीच वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तब भी ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कब, जब एरिया बहुत छोटी हो, एरिया बहुत छोटी होगी तो, यानी फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट कुछ ऐसा है और उसका ठीक बीच वाला पॉइंट इस पॉइंट O से ले जाके मिलाने पे परपेंडिकुलर बना रहा है, बट ये नहीं बना रहा है, ये एग्जैक्टली 90 नहीं है, ये नियरली 90 है, ठीक ना, तब भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक। तो इन दैट केस या तो ये डिस्टेंस R, सेंट्रल डिस्टेंस R बहुत बड़ा हो या एरिया बहुत छोटी हो, इन दैट केस दिस डी ओमेगा एंड दिस इज DA, दिस इज DA। इस केस में क्या हो रहा है कि जो एरिया वेक्टर होगा DA, वेक्टर DA, उसका डायरेक्शन और रेडियल वेक्टर, ये जो O से लाइन जा रही है सीधी लाइन, वो रेडियल वेक्टर हम लोग कह रहे हैं उसको, रेडियल वेक्टर R का डायरेक्शन और वेक्टर DA का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, सेम है। जब दोनों का डायरेक्शन सेम है यहाँ पर और छोटा एरिया है, तो दिस डी ओमेगा कैन बी रिटन एज DA डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। R इज द डिस्टेंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द एरिया फ्रॉम पॉइंट O, क्लियर। लेकिन
अगर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है बच्चे, सपोज करो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मिड पॉइंट है और ये आप देख सकते हैं यहां पर कि एरिया वेक्टर कहीं इधर है, ये है वेक्टर डी ए, ये भी स्मॉल एलिमेंट है और ये है वेक्टर आर, इनके बीच का एंगल है थीटा। क्लियर? तो यहां पर केस में क्या होगा कि अब जो डिस्टेंस आप सेंट्रल डिस्टेंस r ले रहे हैं, ये वाले डिस्टेंस अगर r ले रहे हैं और r यहां पर उस सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, उस सरफेस का वो सरफेस कितना एंगल बना रहा है r से, थीटा एंगल बना रहा है, तो इस सरफेस को रोटेट करिए आप, कितना एंगल रोटेट करिए, थीटा एंगल रोटेट करने पर जो प्रोजेक्शन आएगा वो प्रोजेक्शन r पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके का सरफेस। ये कुछ ऐसा सरफेस मैंने ड्रॉ किया, ये जो सरफेस आएगा, ये वाला सरफेस, वो इस r के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हो रहा है? तो इस वाले सरफेस का एरिया जो हो जाएगा, ठीक, वो कितना होगा, dA cos थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है, r है। ठीक, हालांकि दोनों फिगर एक पर मर्ज करना था मुझे, दूर दिखाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से किया है। ये इसका सेंटर, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसका सेंटर उसी सेंटर पर होगा, यानी अपने सेंटर के अबाउट उसको रोटेट किया जाएगा, सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो उसको अपने सेंटर के अबाउट रोटेट करेंगे तो डिस्टेंस वही रहेगी, ठीक है ना। तो इस केस में अब डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस डी ओमेगा इक्वल टू, दिस डी ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और एरिया कितना होगा, dA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये बन गया आपका डी ओमेगा। ध्यान में रखना है कि थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। वेक्टर आर क्या है, ए तो आप समझ रहे हैं एरिया वेक्टर, वेक्टर आर क्या है, जो आपने डिस स्मॉल एलिमेंट लिया है और जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल निकालना है, उस पॉइंट से उसके सेंटर, सरफेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग रेडियल वेक्टर जो है वो है ये, ठीक, और उनके बीच का एंगल होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक नया चीज और सीखते हैं इसमें बच्चों। अब अगर ये सरफेस बड़ा लिया जाए, सपोज करो कि मैं इस सरफेस को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा तो यहाँ से एक्सट्रीमिटी ये वाले हो जाएंगे किनारे, तो ये वाली इंटरसेक्शन पार्ट वाली एरिया बढ़ेगी, ये वाली बढ़ेगी। अगर थोड़ा सा उसको और बढ़ाओ तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट और बढ़ेगा। यानी अब ऐसा समझो, मैं कोई ऐसा सरफेस ले रहा हूँ और इस पॉइंट पर तो एक्स्ट्रा ये वाली लाइन बनेगी ना, एक्सट्रीमिटी वाली, तो जब स्फीयर ड्रॉ करोगे तो यहाँ से ले करके यहाँ तक ना एरिया इंटरसेक्ट होगी और ये इंटरसेक्टेड एरिया बढ़ती जाएगी। अब मैं क्या करूं कि इस बाहरी सरफेस को बड़ा करता जाऊं और ये पॉइंट उसके अंदर इनक्लोज होता चला जाएगा, तो एक दिन कैसा होगा कि इस वाले किनारे को, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा हम लोग मैच कर देंगे। जब मर्ज हो जाएगा तो अंदर वाला इंटरसेक्टेड एरिया कितनी हो जाएगी, पूरी स्फीयर बन जाएगी। यानी जब सरफेस क्लोज हो जाएगा, जब ये सरफेस क्लोज्ड हो जाएगा, उसके अंदर में पॉइंट ओ होगा, तो इस सरफेस, क्लोज सरफेस के द्वारा ओमेगा का वैल्यू आएगा एरिया बाई आर स्क्वायर, और एरिया उसमें डी ना होकर के पूरे इंटरसेप्टेड स्फीयर बनेगा, तो दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस जो होता है, क्लोज्ड सरफेस अपने अंदर के पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, 4 पाई, यूनिट होती है स्टेरेडियन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आप समझिए। और अगर इस वाली एरिया को छोटा करते जाएं तो ये जो किनारे वाले दो लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, उनके बीच का गैप कम होता जाएगा, तो ये इंटरसेप्टेड एरिया जो होगी वो छोटी होती जाएगी। यानी ओमेगा इक्वल टू डी ए बाई
आर स्क्वायर जो आपने पढ़ा है डी छोटा होता चला जाएगा। जब वो, थोड़ा समझा रहा हूं यहां पे, रुक जाओ। जितना छोटा होगा ये, जितना छोटा होगा, हम जो स्फीयर ड्रॉ करेंगे उसकी एरिया उतनी छोटी होगी। अगर मान लो लाइन के रूप में समझा जाए सरफेस को, ऐसा सरफेस ऐसा है, तो क्या होगा कि ये एक्सट्रीमिटी होंगी, ये डीए आएगा। अगर इनको और पास कर दो तो डीए और छोटा हो जाएगा। दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो डीए की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी जब ये सरफेस क्लोज्ड हो जाएगा तो बाहरी पॉइंट पर जो डीए की जो वैल्यू आएगी वो 0 हो जाएगी बाहरी पॉइंट के लिए, यानी ओमेगा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हम यहां से फाइनली क्या लिख सकते हैं, सॉलिड एंगल by a closed surface at inner point omega equal to 4 pi steradian and at outer point ओमेगा इक्वल टू 0। ये दोनों बात को ध्यान में रखना है, काफ़ी यूज होगा इसका, बार बार यूज होगा। और इस फॉर्मूले को भी डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। चलिए बच्चों आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और भी पढ़ते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, मान लो यहां आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक सरफेस ड्रॉ किया गया है जो कुछ चार्ज को इनक्लोज कर रहा है या कुछ चार्ज बाहर भी है। दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज Q3। ठीक, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ किया गया कोई क्लोज्ड सरफेस, ठीक, विच इनक्लोजिंग सम चार्ज, जो कि कुछ चार्ज अपने में इनक्लोज कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। समझ में आ रहा है? उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक, a closed surface, a closed surface enclosing some charge is called Gaussian surface. It's called गॉसियन सरफेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? चले अब देखिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, GAU। गॉस थ्योरम कहो या गॉस लॉ कहो, एक ही बात है। अब इसको आपको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे ढंग से। क्या कह रहा है गॉस लॉ, कि मान लो यहां पर कुछ चार्ज रखे हुए हैं स्पेस में, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड Q4। ठीक, और मैं कोई गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, ये कोई गॉसियन सरफेस है। ठीक, Q1, Q2, Q3, Q4 सबके कारण यहां पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी। Net electric field due to all the charges which are enclosed by the surface, which are not enclosed by the surface। ठीक, मान लो हमने यहां पर पॉइंट लिया कोई, ये पॉइंट Q1, Q2, Q3 और Q4 के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। सपोज दिस इज द E नेट, और ये छोटा, इस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एरियल एलिमेंट हमने लिया जिसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, दिस इज DA। ठीक, इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा।
मैं एक बार और बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, ई नेट ये सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो अगर इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट की जाए तो कितना आएगा? फ्लक्स की वैल्यू ई डॉट डी या ई नेट डॉट डी ए, ई नेट डॉट डी ए, दिस इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं और पूरे क्लोज सरफेस पर, तो यानी क्या बन जाएगा? दिस इज व्हाट, इट इज द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड by all the charges inside as well as outside the surface, and this always comes equal to, ये हमेशा बराबर आता है किसके? Q in divided by epsilon naught, and this is the flux associated with the closed surface। ये फॉर्मूला बन रहा है, समझ में आ रहा है सबको? This phi is equal to, this phi is equal to this। Any doubt? सीधा सा है कि कोई भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई बराबर होता है उस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों में समझने की कोशिश करेगा, ये लेफ्ट और राइट में, अगर इनमें आप समझना चाहें तो इक्वल टू के राइट में क्यू इन सरफेस के अंदर का केवल चार्ज है, लेकिन यहां पर ई जो है वो सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर सारे चार्जेस के कारण ई है। ये बात याद रखना है, ठीक है। बाकी तो लॉ बहुत सिंपल है कि क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स बराबर होगा अंदर का टोटल चार्ज क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके? क्यू इन का, अंदर वाले चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। क्लियर है? तो इस लॉ को लिख दिया जाए। लॉ में क्या लिखा जाता है? नेट फ्लक्स associated with a closed surface due to net electric field, is equal to 1 upon epsilon naught times the 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। क्लियर है? ये डेफिनेशन लिखने के बाद आप ये वाला टर्म दैट इज करके लिख लेंगे। डेफिनेशन लिख करके लॉ लिखने के बाद दैट इज दिस, यानी अगर इस सरफेस के लिए फॉर द गिवन सरफेस अगर गिवन सरफेस के लिए हम लोग फ्लक्स की वैल्यू निकालें कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो क्या करोगे? फाई इक्वल टू Q1 प्लस Q3 प्लस Q4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इतना फ्लक्स पास हो रहा है इस सरफेस से, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल में दे दूं आपको, एग्जांपल में कि मान लो यहाँ पर 2 कूलम चार्ज रखा है +2, यहाँ पर -3 कूलम, यहाँ पर -4 -5 कूलम। कह रहा है कि ये एक सरफेस है, ये सरफेस कह रहे कि इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई बराबर होगा अंदर का टोटल चार्ज क्या? +2
-3/ε0, यानी फाई इक्वल टू फाई 1 मैंने बोल दिया इसको, क्या आएगा -1/ε0। इतना फ्लक्स पास हो रहा है। अगर कोई एक दूसरा सरफेस में बनाऊं, सपोज करिए ये सरफेस में बना रहा हूं, ये कोई क्लोज सरफेस मैंने बनाया, तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा, वो हो जाएगा -3 -5 डिवाइडेड बाई ε0 एंड दैट इज इक्वल टू -8/ε0। इतना फ्लक्स पास होगा इसमें से। ठीक, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, एक याद करिए, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। अभी क्या बताया था मैंने आपको कि ये स्फीयर है, दिस इज द स्फीयर, और स्फीयर के सेंटर पर एक चार्ज रखा था Q। तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स का वैल्यू कितना आएगा, हम लोगों ने कहा था, कितना प्रूफ किया था कि Q/ε0 आया, Q/ε0, और यही ये गॉस लॉ में बोला गया है। ठीक, इस लॉ को हम लोग अब प्रूफ करेंगे कि आखिर ये कैसे आ रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका वेरिफिकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। वेरिफिकेशन और यू कैन से द प्रूफ। चलिए बच्चों, मैं लिख रहा हूं, कोई एक सरफेस ले रहा हूं, सरफेस के अंदर मैंने एक चार्ज ले लिया, कोई एक चार्ज ले लिया Q सरफेस के अंदर। तो इस इंटरनल चार्ज के कारण, इरेगुलर सरफेस लिया है, इस इंटरनल चार्ज के कारण कितना फ्लक्स पास होगा इस इरेगुलर सरफेस से देखा जाए तो फ्लक्स ड्यू टू इनर चार्ज, इस इनर चार्ज के कारण फ्लक्स कितना आएगा देखा जाए। क्या करेंगे इससे फ्लक्स निकालने के लिए, इस पर कोई भी एक पहले पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी इसके कारण वो रेडियली आउटवर्ड होगा इधर की तरफ, इसको बोलेंगे E। और इस पॉइंट के अराउंड अगर कोई एक छोटा सा आप एलिमेंट लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल डायरेक्शन में इधर होगा कहीं DA, एंड दिस एंगल लेट अस अज्यूम थीटा, उसको थीटा मान लिया। अब क्या है, फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट, उस स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, है ना, फाई डी फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, E डॉट डी ए, E और डी ए का डॉट करोगे तो क्या आएगा, E इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। सपोज कर लो कि इस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो है R, तो E की वैल्यू पुट कर दिया, डी फाई इक्वल्स टू आएगा 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू DA कॉस थीटा। डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिस्टेंस जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो वेरिएबल यहाँ पर R है और वेरिएबल DA है, दो वेरिएबल है यहाँ पर, R और DA वेरिएबल्स हो गए। डी फाई को अगर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दिया जाए, या फिर अभी इंटीग्रेट ना करिए, रहने दीजिए, इक्वल्स टू बनेगा Q/4πε0 इंटू DA कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये DA कॉस थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर है क्या, बोले, सोचिए, तब तक मैं मिटा रहा हूं इसको। चलो बच्चों, क्या सोचा आपने, DA कॉस थीटा क्या है, DA कॉस थीटा अपन R स्क्वायर। अगर इस एलिमेंट को ले जा करके पॉइंट O पर मिलाया जाए, इसको अगर मैं पॉइंट O बोलूं, इसको ले जाके मिलाया जाए यहाँ पे, तो इस DA के द्वारा यहाँ पर बनने वाला सॉलिड एंगल d ओमेगा होगा, d ओमेगा। तो ये क्या है, दिस इज द सॉलिड एंगल ऑफ DA
एट कहाँ पर ओ, ठीक, इसको डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो डी फाई विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। अब अगर आप पूरे सरफेस के कारण निकालना चाहते हैं फ्लक्स, पूरे सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई विल बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा ओवर द होल सरफेस। ये क्या है, ये है क्या, इस पूरे क्लोज सरफेस के द्वारा इंटरनल पॉइंट O पर बनने वाला सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस एट इनर पॉइंट, एट इनर पॉइंट। और ये होता कितना है, ये 4 पाई होता है। अभी बताया था मैंने, ये कितना होता है 4 पाई स्टे रेडियन होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस बिकम्स फाई इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस बिकम्स 4 पाई। 4 पाई कैंसिल हो गया, इंप्लॉइज दैट फ्लक्स इक्वल टू आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इनर चार्ज के कारण हुआ है। हमने ये दिखाया कि अंदर में किसी इरेगुलर सरफेस के अंदर में कोई पॉइंट चार्ज Q रखा है तो सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Q बाई एप्सिलॉन। अगर एट 10, अब मान लो मैं एक दूसरा प्रूफ करता हूं कि अगर बाहर में कोई चार्ज रखा है तो उसके द्वारा फ्लक्स कितना आना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से आप इसे सब लोग नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए बच्चों, अगर बाहर में मैं कोई, इस सरफेस के बाहर में कोई ऐसा ले रहा हूं, इनर के जगह पे मैंने लिख दिया आउटर चार्ज, आउटर, ये सरफेस हो गया। बाहर में हमने चार्ज ले लिया Q, यहां का पॉइंट ले लिया, दिस इज द पॉइंट एट डिस्टेंस R। यहां पर स्मॉल एलिमेंट लोगे तो उसका वेक्टर dA इधर बनेगा, ठीक ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी E, और इनके बीच का ये एंगल हो गया थीटा। तो ड्यू टू आउटर फाई इक्वल टू आएगा, यही डायरेक्टली मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, ये डी फाई बन गया, फाई इक्वल टू कितना आएगा, इसके कारण ये वाली वैल्यू होगी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा क्या है, ये सरफेस क्लोज्ड सरफेस है और जो पॉइंट O है वो बाहर का पॉइंट है, या O डैश कह लो, बाहर का पॉइंट है। सो दिस इज द सॉलिड एंगल ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस एट आउटर पॉइंट, एट आउटर पॉइंट, और वो होता कितना है, 0 होता है। तो जब वैल्यू पुट करोगे आप यहां पर तो क्या मिलने वाला है आपका, यू विल गेट फाई इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। यानी किसी क्लोज सरफेस के बाहर में कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो उसके कारण क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। यह कंफर्म सा बात हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये प्रूफ कर दिया आपने, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों चार्ज एक साथ लेके देखेंगे, इनर चार्ज भी और आउटर चार्ज भी। चलिए इसमें तीसरा ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस, इनक्लोजिंग सम चार्जेस अपने अंदर में Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn तक है। अंदर में स्मॉल q के टर्म में लिख रहा हूं और बाहर में है कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Q3 डॉट डॉट कैपिटल Qn बाहर में है, ठीक। तो इस पूरे सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। कितना होगा फ्लक्स, फाई इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट डॉट डी ए। क्या किया मैंने, कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लिया यहाँ पे, उसका वेक्टर डी ए लिया, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई नेट है, ई नेट है। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पॉइंट पर ई डॉट डी ए हो जाएगा, और पूरे सरफेस पर निकालोगे तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, और क्लोज सरफेस का भी साइन देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई नेट को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वालों के कारण E1 E2 E3 लिखा जाए, E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट प्लस En डॉट बाहर वालों के कारण, अच्छा सभी बाहर वाले भी तो हैं, प्लस E1 डैश प्लस E2 डैश प्लस डॉट डॉट प्लस En डैश डॉट डी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसमें सबसे। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E1 डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट डी ए प्लस डॉट डॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ En डॉट डी ए प्लस क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ E1 डैश डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट डी ए। बोर मत होना बच्चों, समझते रहना। अगर बोर हो रहे हो तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ लो, या फिर इसको डेरिवेशन को छोड़ दो, सीधे अपने रिजल्ट पर पहुंचो, ठीक है। हाँ, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्लियर है। चलो E2 डॉट डी ए एंड प्लस डॉट डॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ En डॉट डी ए, En डैश डॉट डी ए, ये E2 डैश डॉट डी ए। अब सीधा सा बात है, ये क्या है बोलो, दिस इज द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू इनर चार्ज Q1। और इनर चार्ज Q1 के लिए अभी हमने प्रूफ किया, कितना आया, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी फाई इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाला हो जाएगा, ये दूसरा वाला हो जाएगा Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस डॉट डॉट प्लस Qn बाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस आउटर वालों के लिए, ये वाला हमने अभी क्या पढ़ा, आउटर चार्ज के लिए Q1 के लिए फ्लक्स जीरो आएगा, जीरो प्लस डॉट डॉट प्लस जीरो, ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। तो फाई नेट कितना आ गया, सबको ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट Qn divided by epsilon naught implies that phi net equal to Q in divided by epsilon naught। ये है गॉस थ्योरम, जो कि प्रूफ हो गया। नाउ द इट इज प्रूव्ड, कंप्लीटली प्रूव्ड। अच्छा, एक बात और भी दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा। अगर ये कोई क्लोज सरफेस है और बाहर में एक चार्ज रखा हुआ है, तो बाहरी चार्ज के कारण फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी। इसको एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो, ऐसे देखिए, दो लाइंस एंटर कर रही हैं और दो लाइंस एग्जिट कर रही हैं। तो जितनी लाइंस इसमें से एंटर करेंगी उतनी ही लाइन एग्जिट भी करेंगी। तो एंटरिंग फ्लक्स की वैल्यू और आउटगोइंग फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स मेजर ही तो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, तो दो ही लाइंस दो लाइन एंटर करेंगी तो दो लाइन एग्जिट भी करेंगी। तो नेट फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस बिकम्स जीरो। तो बाहरी चार्ज के कारण फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी, है ना। इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ये भी याद रखना। बाहरी चार्ज के कारण इसको क्लोज सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक। चलिए, ये कर लिया मैंने। अब अगला पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं, इस पर एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। चलिए, चलो बच्चों शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं, कुछ क्लोज सरफेस हैं। दिस इज 2 कूलॉम, दिस इज -4 कूलॉम, दिस इज 5 कूलॉम, दिस इज 6 कूलॉम, ठीक। और एक दूसरा क्वेश्चन,
दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये है सरफेस S1 और ये है सरफेस S2, कह रहा फाइंड फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, और इसमें भी बोला गया है फाइंड फ्लक्स थ्रू S। ठीक, ये सरफेस हमारा है S। देखिए जो पहला सरफेस हम ले रहे हैं, पहला सरफेस, फर्स्ट सरफेस, इस सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू अगर निकालते हो तो फाई इक्वल्स टू आंसर आएगा Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर का सारा चार्ज। तो इस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है, +2 -4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू -2 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स आएगा। दूसरे सरफेस से जब फ्लक्स निकालोगे तो ये फ्लक्स थ्रू S1 था, दिस इज फ्लक्स थ्रू S2 इक्वल टू, इसके अंदर का टोटल चार्ज देखो तो -4 +5 और प्लस इस चार्ज को जब लोगे तो अब थोड़ा ध्यान दो, ये चार्ज पॉइंट चार्ज है और सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, और सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है तो अंदर मानोगे कि बाहर मानोगे, कुछ भी नहीं मान सकते हो। देखो क्योंकि पॉइंट चार्ज ऑलरेडी उसका साइज 0 होता है, और जब साइज 0 होता है और इस सरफेस की साइज भी 0 हो जाती है, एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर हो गया, तो ना तो अंदर है ना ही बाहर है, तो आप डिफाइन, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होगी। क्योंकि अगर वहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, सपोज करो इस सरफेस के लिए उस पॉइंट पर छोटा सा एलिमेंट लोगे और उस पॉइंट पर फ्लक्स निकालोगे, तो वहां की जो ई होगी अनडिफाइंड हो जाएगी ना। किसी चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अनडिफाइंड, जिसको आप इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा कितना है आप नहीं बता सकते हैं। तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब अनडिफाइंड हो जाएंगी तो E.dA ही तो फ्लक्स होता है, E.dA ही तो फ्लक्स होता है, तो यही पूरा टर्म डिफाइन हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी फ्लक्स डिफाइन नहीं कर सकते किसके लिए, सरफेस 2 के लिए। हाई S2 कैन नॉट बी डिफाइंड, कैन नॉट बी डिफाइंड, ये बात आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जब भी पॉइंट चार्ज लाई करेगा सरफेस पर, तो उस सरफेस के लिए हम लोग फ्लक्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं नाउ। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज है, ध्यान दो, अगर चार्ज कॉन्टिन्यू, इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखा है लैम्डा, अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज है उस केस में हम लोग किसी सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बराबर हम क्या करेंगे कि एक L लेंथ का चार्ज है, तो जब सरफेस यहाँ से पास हो रहा है तो हमने मान लिया कि X लेंथ अंदर है, बाकी लेंथ बाहर है, तो इस केस में Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हो, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी इक्वल टू, Q इन कितना हो जाएगा, इसका चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू X डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे एक दो और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये एक क्यूब है, क्यों इतना लंबा बना रहा हूं मैं, ठीक, ये एक क्यूब है और कह रहा है कि क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा गया है, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू कहाँ रखा गया उसके बारे में देखिए, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब, थ्रू द क्यूब इफ अ चार्ज क्यू बोला जाता है, पॉइंट चार्ज समझ जाना, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट पहला नंबर सेंटर ऑफ क्यूब,
सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर पे रखा हो तो कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है सेंटर पर जब फ्लक्स रखा होगा तो पूछा दूसरा मिड पॉइंट ऑफ फेस, किसी एक फेस के मिड पॉइंट पे। तीसरा मिड पॉइंट ऑफ अ साइड। एंड चौथा फोर्थ वन कॉर्नर। चलिए देखा जाए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कह रहे कि एक पॉइंट चार्ज को क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, तब कितना। आप एक काम करो ना, क्यूब को ही एज्यूम कर लो गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। और जब इसको गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, तो इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, अंदर का टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया पहला केस। दूसरा कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ ए फेस, किसी एक फेस के मिड पॉइंट पर। आप ऐसे समझिए कि ये जो मेरा अगर रूम है तो रूम का ये जो वॉल है इस वॉल पर रखा हुआ है, किसी एक वॉल पर, जैसे मान लो ये वाली फेस है, इसके सेंटर पे रखा हुआ है मिड पॉइंट पे। तो क्या करोगे, कैसे करोगे। अब तो क्यूब को अगर गॉसियन सरफेस मानते हो, अगर क्यूब को गॉसियन सरफेस मानते हो तो सरफेस के ऊपर पड़ जाएगा ना कौन, चार्ज, और अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्या होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूब को हम गॉसियन सरफेस नहीं मानेंगे। जो क्यूब का पार्ट है, जो क्यूब जितना क्यूब है उसके ठीक इधर साइड में सटा हुआ एक और क्यूब एज्यूम करो। तो एक क्यूब और दो क्यूब, उन दोनों को मिला करके एक सिंगल क्यूबॉइड एज्यूम करो। बीच वाले फेस को सरफेस मत लो, जहां जिस सरफेस पर चार्ज रखा हुआ है उसको सरफेस मत एज्यूम करो। दो क्यूब से मिला करके एक क्यूबॉइड बनेगा, उस क्यूबॉइड के एक्सटर्नल सरफेसेस को मिला करके एक क्लोज सरफेस एज्यूम करो, जिसके मिड पॉइंट पर आ जाएगा कौन, चार्ज। यानी दो क्यूब को मिला के जो क्यूबॉइड बना उस क्यूबॉइड के सेंटर पर चार्ज आएगा। तो पूरे क्यूबॉइड से फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और वो पॉइंट दोनों क्यूब के लिए सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स बराबर होगा, तो आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। तो एक सरफेस से कितना हो जाएगा, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, एक क्यूब से क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा इस वाले केस में, पिछले वाले केस में अगर किसी एक सरफेस से निकालना चाहते थे फ्लक्स, एक सरफेस से, तो अगर इस चार्ज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सारे सिमेट्रिकल हैं, सारे फेस, कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो एक फेस से कितना जाएगा, इसका 1/6 टाइम्स कर दो तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम सिंगल फेस कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया पूरे क्यूब से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी एज्यूम कर लो। मान लो वो जो चार्ज है ना उसको छोटा पॉइंट चार्ज ना मान करके अगर उसको क्यू चार्ज का फुटबॉल की तरह मान लो, बड़ा सा चार्ज, एक्सटेंडेड चार्ज, स्फेरिकल, तो फिर अगर क्यूब को ही गॉसियन सरफेस मानते हो और एक फेस पर फुटबॉल का जैसा चार्ज एज्यूम करते हो तो आधा चार्ज अंदर होगा, आधा चार्ज बाहर हो जाएगा। तो क्यू इन के जगह पे जब क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट करते हो तो क्यू इन के जगह पे क्यू बाई 2 ले लो, अब बाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 आ जाएगा नीचे, तो आंसर आपका बन जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हालांकि ये मेथड गलत है लेकिन आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको तरीका बता भी दिया कि उस पॉइंट चार्ज की जगह पे हम लोग उसको एक्सटेंडेड स्फेरिकल बॉल मान लिए, तो आधा बॉल अंदर हो गया, आधा बॉल बाहर हो गया, तब जाकर के वो सही हो सकता है, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, अच्छा एक बात और भी समझो, चलो मिड पॉइंट ऑफ ए साइड, किसी साइड के मिड पॉइंट पर यहां रखा जाए तो अब फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को फुटबॉल की तरह एज्यूम करके। अगर फुटबॉल की तरह एज्यूम करते तो इस पॉइंट को, इस फुटबॉल को कितने प्लेन काट रहे हैं, 2 प्लेन, एक ऊपर वाला प्लेन और एक पीछे वाला प्लेन। तो ऊपर वाला जब काटेगा तो आधा हो गया क्यू बाई 2, पीछे वाला प्लेन एक बार फिर काटेगा तो हो जाएगा क्यू बाई 4। तो कितना आएगा, क्यू बाई 4
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्नर पर जब रखा हुआ है, जब कॉर्नर पर रखोगे तो कितना हो जाएगा कॉर्नर पर, तो उसको तीन प्लेन काटेंगे, 3 प्लेन काटेंगे 3 बार, Q बाई 2, Q बाई 4, Q बाई 8। तो Q इन की वैल्यू हो जाएगी Q बाई 8। तो क्या आ जाएगा, पूरे क्यूब से फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। और एक बात और याद रखिए सभी लोग, जो प्लेन कट करता है, ठीक, जो प्लेन कट करेगा उस प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो कि यही प्लेन है, बोर्ड है, इस बोर्ड से यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना प्लेन में ही पड़ेंगी, प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं जाएंगी। जो प्लेन काटेगा वो प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैर उसके प्लेन में लाई करेगा, वो मुड़ करके परपेंडिकुलर नहीं जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो जो प्लेन चार्ज को कट कर रहा है उस प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो देखिए ये तीसरा जो केस में दूसरा जो केस दिखा रहा हूं, फेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 थी, बाकी 5 बचे थे ना, 5 से मिलकर के हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और पांचों से बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर किसी एक से निकालने के लिए 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, आप अज्यूम करके देख लीजिए कि अगर आपके रूम के किसी एक फेस पर बल्ब लगा हो तो बाकी सारे फेसेस पर लाइट की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, वही तो फ्लक्स है, लाइट का फ्लक्स हो गया, है ना। अब जैसे यहाँ पर कॉर्नर पर देखिए तीन जो है कट कर रहे हैं, 3 सरफेसेस कट कर रहे हैं, ठीक। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि तीनों से फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएंगी, और बाकी 3 जो होंगे उस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होंगे। तो किसी एक सरफेस से अगर फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी एक सरफेस से निकालना है, तो 5 विल भी आएगा Q बाई इसका 1/3 टाइम्स, तो 24 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे आ जाएगा। वो किसकी तरह होगा, ऐसे होगा। सपोज करिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये एक ऐसा स्क्वायर हो गया ये, और इसके कॉर्नर से यहां से A हाइट पर, ठीक, कोई चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर A हाइट पर। तो क्या करेंगे, इधर इधर और इधर ये 4 बनाएंगे, ठीक। कितने नीचे, A नीचे, तो ये 4 हो गए। अब ये 4 हो गए तो इन चारों का साइड लेंथ हो गया 2A, तो एक ऊपर खड़ा करिए, एक इधर खड़ा करिए, एक ऐसा बनाइए, है ना, मतलब क्यूब बना दीजिए। क्यूब बनाएंगे ना, जिसकी साइड लेंथ कितनी होगी, साइड लेंथ होगी 2A, और ये चार्ज कहाँ पर पड़ जाएगा, उसके सेंटर पे आ जाएगा। तो पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से, ये एक फेस से कितना हो जाएगा, एक फेस से Q डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो 4 है इसमें 1 2 3 4, चारों से बराबर होगा, तो 4 एक सिंगल से निकालोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, Q बाई 6 4 जा 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अज्यूम करो बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि ऐसा है, ऐसा है, देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E, और कह रहा है फाइंड, ये हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस है R, इसका रेडियस भी है
आर, ये कौन है, कह रहा फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस ऑफ ईच फिगर, हर एक फिगर से कि कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, इसमें ये कर्व सरफेस है, से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। देखो बच्चों एक बात ध्यान दो, हमने बताया था कि ये फील्ड, ये था एक फील्ड लाइन्स ऐसी बनी हुई थी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस सरफेस से, ये जो सरफेस था इस सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं थी, तो हमने क्या किया था कि इस सरफेस का एक ऐसा प्रोजेक्शन लिया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो और उनसे भी उतनी ही लाइंस पास हो रही हो। तो हम इससे वही आएगा जो कि इस वाले से आएगा, जो उसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन से आएगा, ठीक। तो अगर आपको इस वाले से निकालना है, इस वाले से, जबकि इसमें फील्ड लाइंस जाएंगी तो एवरी पॉइंट पर नॉर्मल नहीं है, देखिए नॉर्मल नहीं है, अलग अलग एंगल बन रहा है। लेकिन ये जो एरिया है, देखिए ये जो एरिया है सर्कल वाला एरिया, उसके एवरी पॉइंट पर नॉर्मल है, एवरी पॉइंट पर नॉर्मल है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो जो फ्लक्स आपका इस कर्व सरफेस से पास होगा उतना ही फ्लक्स इस सर्कुलर एरिया से पास होगा। तो हम इससे ना निकाल के इससे निकाल देंगे, जो हमारे लिए इजी है, ऑलरेडी परपेंडिकुलर वाला है। तो पहला नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, अगर फ्लक्स थ्रू φ1 लिखना चाहेंगे तो E इंटू परपेंडिकुलर एरिया होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E और परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन बनेगा πr²। इससे निकालेंगे तो जो वही इसके बराबर आ जाएगा, तो दूसरा भी आएगा φ2 बराबर E इंटू एरिया करेंगे तो आएगा E इंटू πr²। इसमें इस वाले सरफेस से निकालना है कर्व वाले से, तो वो फ्लक्स की वैल्यू वही आएगी जो कि इस रेक्टेंगल से आएगा, इस रेक्टेंगल से, तो आएगा φ3 इक्वल टू E इंटू ए, E इंटू ए लगाएगा तो E इंटू क्या 2r इंटू एच, 2r इंटू एच, इतना फ्लक्स आएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये हो गया। आगे एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि इससे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये क्यूबिकल बॉक्स है, ये जो है x इक्वल टू ए पर है और ये जो है x इक्वल टू बी पर है, सॉरी x इक्वल टू 2a ले लो, तो ये जो लेंथ बनेगी इसकी वो बनेगी a, ठीक। और इसका जो क्यूब का हाइट है वो भी है, ये क्यूब है तो हाइट भी a ही होगी। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू कितना AXI कैप, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्यूब में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, क्यूब से पास होने वाला टोटल फ्लक्स। अब फ्लक्स इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ से Q इन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, जो पहला वाला सरफेस है, मैं नाम रख रहा हूँ ABCD, ये वाला सरफेस, और ये वाला सरफेस EFGH, सिर्फ इन्हीं दो सरफेस से फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि देखिए ये है आई कैप के डायरेक्शन में, आई कैप जो कि ABCD और EFGH के परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स दोनों से पास होगा, एक से एंटर करेगा एक से एग्जिट करेगा। बट जैसे ये वाला है BFEA, ये इसका एरिया वेक्टर अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ J कैप की तरफ आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में आई कैप की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस, राइट वाला सरफेस और लेफ्ट वाले सरफेस, इन 4 सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि उन केसेस में एरिया वेक्टर और ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस पहले वाले से यानी फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी पहले निकाला जाए, कितना आएगा पहले वाले से। ये फ्लक्स एंट्री हो रही है तो माइनस ई ए बनेगा फॉर्मूला, माइनस ऑफ ई के जगह पे फॉर्मूला देंगे एक्स कोऑर्डिनेट। मैं कह रहा हूं कि वाई और जेड के पैरेलल है ये लाइंस, जब पैरेलल तो इसके एवरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, और एक्स कोऑर्डिनेट होगा कितना, एक्स इक्वल टू ए होगा। तो ए इंटू ए, कैपिटल ए इंटू स्मॉल है इंटू एरिया, इसकी एरिया कितनी बनेगी, ए स्क्वायर। सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द ए बी सी डी, ये बन गया। अब फ्लक्स थ्रू द ई एफ जी एच, उसमें भी माइनस ऑफ ई डैश इंटू एरिया आएगा। ई डैश वहां पर ई की वैल्यू कितनी है, बस एक्स कोऑर्डिनेट के जगह पे 2a हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए इंटू 2a इंटू ए स्क्वायर। दिस इज फ्लक्स थ्रू द ई एफ जी एच। नाउ द नेट फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू phi 1 plus phi 2 and that will be equals to this plus this। जब करोगे आप, सॉरी, it will be positive because of the outgoing flux, ये outgoing flux है। तो this plus this करोगे तो इसमें से वो माइनस हो जाएगा, आएगा a इंटू स्मॉल ए क्यूब, और q नेट इक्वल टू होता है q phi net इक्वल टू q इन अपन एप्सिलॉन नॉट, implies that q in इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू ए क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। इतना चार्ज इसके अंदर है, इस क्यूब के अंदर में इतना चार्ज होना चाहिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिट कराने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सबको दे देता हूं, आप सोचिए कैसे करेंगे, ये बुक्स ढूंढिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सपोज करिए कि ये एक सर्कुलर डिस्क है और इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पे एक चार्ज दे दिया गया है और ये डिस्टेंस है r। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ठीक है। सॉल्व करिए, नहीं आएगा पूछिए, मैं बताऊंगा। चलो बच्चों, आज की क्लास में ऑलमोस्ट मैंने स्टार्टिंग में जितना भी गॉस थ्योरम में है, गॉस लॉ से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो मैंने सब बता दिए। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और प्लस हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला डेवलप करना, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से बिहेव करता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। चलो बच्चों, तब तक आप इसको बढ़िया से प्रिपेयर करके मतलब प्रिपेयर रहिए, अगले क्लास में मिलते हैं, और तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।